पिछले लेक्चर में जो है आपको बताया गया था केसी और क्यूसी में रिलेशंस, और आपको रिएक्शंस में केसी दिया रहेगा और क्यूसी निकालना होगा। रिएक्शंस क्वोटिएंट निकाल के आपको देखना होगा कि किसकी वैल्यू बड़ी है। अगर आपकी केसी की वैल्यू बड़ी है क्यूसी से तो रिएक्शंस किधर जाएगी, केसी की वैल्यू छोटी है क्यूसी की बड़ी है तो रिएक्शंस किधर जाएगी, आपको देखना होगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। पिछला लेक्चर आप जो है यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी मैं एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7.7, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ। हालांकि बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो है एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका ये रहा प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी की जो है प्रॉब्लम है 7.7, एनसीईआरटी बुक का ही है। कह रहा दी वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शंस 2a से b + c बनता है, और केसी की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻³ एट गिवन टेम्परेचर द कंपोजिशंस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, यानी ए और बी और सी की वैल्यू दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम पे दिया है पहले से ही, तो बराबर है सबकी वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन इन विच द डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड। आपको बताना है कि रिएक्शंस किधर जाएगी, तो इससे आप निकाल लीजिए रिएक्शंस क्वोटिएंट्स। बताया था आपको QC, तो ये रहा QC निकालने का। तो QC = सेम B का कंसंट्रेशंस, C का कंसंट्रेशंस एंड A का कंसंट्रेशंस। ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर ही दिए हैं, तो इक्विलिब्रियम पे दिए हैं तो इक्विलिब्रियम हमको बनाने नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इक्विलिब्रियम बना के आपको तब QC निकालना होगा, ऐसे सवाल आते हैं। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। तो QC = सबकी वैल्यू सेम दिया है तो रख दीजिए। ये तो देखो, ये 2 बार लिखा है, ऊपर 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो QC की वैल्यू कितना आएगी, आ जाएगी 1। ये कितना लिखा हुआ है कि अगर ये देखेंगे आपकी KC की वैल्यू ये दिया है, ये दिया है 2 × 10⁻³ तो इसको देखेंगे तो 0.002 दिया है, यानी इसका मतलब QC वैल्यू बड़ी है। आपको मैं बताया था कि आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका QC है और ये आपका ये है। तो अगर जो वैल्यू बड़ी होती तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये कर दिया आपने, तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटू है बड़ी है। तो हमने कहा था ये उठाइएगा, इसमें डंडा पहना दीजिएगा। याद आ रहा है कुछ, ये देखिए, तो इसको आप डंडा पहना देंगे इसमें ये, तो ये तीर का मतलब क्या बता रही है, रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो कहेंगे रिएक्शंस विल प्रोसीड कौन सी डायरेक्शंस में, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो रिएक्शंस आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन जाती है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल सवाल है, जब भी क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम बनाना होगा, इक्विलिब्रियम पे आपकी QC निकालनी होगी, फिर उससे आपको KC से कंपेयर करना होगा। इस तरह क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में दिया था, क्योंकि अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसके बाद जो है एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आया करता है। तो अगला पॉइंट पढ़ाने जा, तो बच्चों अब पढ़ाऊँगा आपको कि रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC और रिएक्शंस क्वोटिएंट एंड गिब्स एनर्जी में। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशंस बिटवीन गिब्स एनर्जी, या पहले लिख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड किसके कांस्टेंट, रिएक्शंस क्वोटिएंट, रिएक्शंस क्वोटिएंट, रिएक्शंस स्पेलिंग देख सकते हो QUO है, रिएक्शंस क्वोटिएंट एंड गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी ये। तो आपको रिलेशंस बताना है, यानी इसमें जो है आपको एक फार्मूला आपको दिखाता हूँ, उस फार्मूले से ही जो है गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशंस। इससे पहले कुछ चीज़ आप जान लीजिए, एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको मिलेगी, क्या मिलेगा, आपको ये कहेगा कि ΔG की वैल्यू, अगर आपने ΔG है जो रिलेशंस बनाएंगे उसमें आपसे ΔG की वैल्यू पूछेगा। तो अगर आप ΔG की वैल्यू निगेटिव आ जाए, ΔG मतलब निगेटिव, या इसका मतलब क्या कहेंगे कि ΔG की वैल्यू क्या हो, <0, निगेटिव हो या <0, एक ही चीज़ें हैं। तो उसका मतलब ये होता है
कि रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। और किधर प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, या उसी को बोलता है डेल्टा जी के वैल्यू लेस देन 0, दोनों एक ही मतलब है। तो आगे लिख लीजिए, द रिएक्शंस इज स्पॉन्टेनियस। तो कैसी हो जाएगी आपकी रिएक्शंस? तो कहेंगे रिएक्शंस जो होगी स्पॉन्टेनियस होगी, और एक स्पॉन्टेनियस होगी तो किधर जाएगी? तो कहेंगे प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। यानी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शंस जाएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव आ जाए, या इसी को कैसे कह सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? तो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब कहेंगे रिएक्शंस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बहुत कम टूटेगी। यानी कहेंगे रिएक्शंस जो हो रही है, तो जो रिएक्शंस का रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में बहुत कम जाएगा। या इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाली जो बनी हुई चीज़ किस में कन्वर्ट हो सकती है? रिएक्टेंट में हो सकती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन से ए से बी जा रहा है, तो ए वाला टूट के अगर बी में बन रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड जा रही है। या ऐसा कह दीजिए कि ए बहुत कम टूट कर बी में गया है। या इसी भाषा में आप बोल सकते हैं कि बी वाला जो है टूट कर ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं कि रिएक्शंस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, आगे लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस shall be converted to reactants। कह सकते हैं the product of forward reactions, the product of forward reactions will converted into किसमें? रिएक्टेंट में। या इसको बोल सकते हैं एक भाषा में और कि रिएक्टेंट जो है या रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बहुत कम टूट रही है, बहुत कम कन्वर्ट हो रही है, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। या ORR कह सकते हैं, रिएक्टेंट विल कन्वर्ट in small quantity in product। यानी बहुत कम क्वांटिटी जो है टूट रही है, यानी प्रोडक्ट में जा रही है। पहले आप ढूंढिए, अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो या रिएक्शन में ये देख सकते हैं। और एक चीज़ होती है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? 0 आ जाए। ये रहा पहला पॉइंट, ये आपका हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो इसका मतलब रिएक्शंस कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में। तो आप लिख सकते हैं रिएक्शंस किस में होगी? एट इक्विलिब्रियम। तो कहेंगे यानी रिएक्शंस है एट इक्विलिब्रियम। तो आपका रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब रिएक्शंस जो होगी वो जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब दोनों किस कंडीशन में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। थोड़ी बहुत अमाउंट अगर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई तो फौरन प्रोडक्ट की अमाउंट बनी हुई तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा करेगी। इसका मतलब क्या कहेंगे? नो लॉन्गर चेंज मिलेगी। कहने देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट। ये लाइन लिख सकते हैं, एनसीईआरटी लाइन है, यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट टू डिराइव द डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, तो एनसीईआरटी लाइन सी सिंपल भाषा में है, आप अपनी भाषा में समझिए बच्चों कि जो रिएक्शंस होगी ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी, ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगी। सिंपल चीज़ें।
तो इन तीनों चीज़ों का यूज है। नीट 2016 में फेज सेकंड में यही सवाल आया था, एनसीईआरटी का ही आया था। तो पहले मैं रिलेशंस बता दूं, आपको पता हो गया कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्टेंट टूट टूट के प्रोडक्ट में जाएगा। अगर डेल्टा की जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए, मतलब 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितना भी वैल्यू आए, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट्स टूट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। और इस पे जो है रिलेशंस देखते हैं। तो ये हो गया आपका डेल्टा जी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूँ। रिलेशंस है, जब आप देखते हैं कि एक पढ़ाया था आपको कि डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के, या क्यू कह सकते हैं, एल एन के कहिए या यहाँ पे क्यू कह सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे क्यू कहिए चाहे के कहिए, ये रिलेशंस होती है। ये रिलेशन एक बार आप देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आओ कहानी है इक्विलिब्रियम पे। अगर कहा जाए कि एट इक्विलिब्रियम, तो बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि एट इक्विलिब्रियम, तो जैसे वर्ड इक्विलिब्रियम आएगी तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ 0 रखिए, तो 0 इजकल टू होगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, निगेटिव में, या इस वैल्यू को, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको लाएं तो ये निगेटिव में हो जाएगी। तो इसको अगर आप इधर लेके आते हैं तो माइनस आर टी एल एन के इजकल टू डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू हो सकता माइनस आर टी एल एन के। बच्चों यही पॉइंट है, यही सेम इसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन आया था। कब आया था? ये इसी फार्मूले पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर दिया है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम दिया है, इसी फार्मूले का क्वेश्चन आया था, सॉल्व भी नहीं था। कब आया था? नीट 2020 में का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, मतलब एनसीईआरटी प्रॉब्लम का है। तो मैं उस क्वेश्चंस को करा देता हूँ। तो उस क्वेश्चंस को ये रहा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको इतना प्रूव किया, तो सेम ये एनसीईआरटी बुक में जाएंगे और प्रॉब्लम नंबर 7.1 है। यही क्वेश्चन नीट 2020 में ऐसे रख दिया गया, कुछ चेंज भी नहीं था और सॉल्व भी नहीं करना था। जो उसमें ऑप्शन था सॉल्व नहीं करना था, जो फार्मूला था इसी फार्मूला रख दीजिए। इस क्वेश्चन को उठाइए, इस पर रखिए। तो डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो डेल्टा जी नॉट माइनस आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 8.314 होती है, ठीक है। तो रख दीजिए इसको। तो 8.314 जैसे 20 में आया था मैं वैसे रख देता हूँ, यूनिट के साथ रखा था। कैसे रखा था? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टी के वैल्यू दिया था कितना, 298 दिया है, 300 दिया है, ये 300 केल्विन। तो आप 300 केल्विन रख देंगे, जैसे एग्जाम में आया था 300 केल्विन इनटू आप यहाँ पे लिखा था ln के, और के की वैल्यू जो है क्योंकि डेल्टा जी निकालना है, तो देखो के या के सी, इसे के सी भी कह सकते हैं, क्यू सी कह सकते हैं। ये रहा, तो ये रहा, ये कितना दिया है इसका 2 × 10⁻13। यही ऐसे लिखा था, सॉल्व नहीं करा था। इतना करने पे ये क्वेश्चंस इतने ही खाली लिखना था। ये नीट 2020 में ये ऑप्शन लिखा था कि ये ऑप्शन टिक कर दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये ln के फॉर्म में है, तो इसको आपको लॉग के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ये तो आपका इतना आंसर हो गया नीट 2020 का। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ये ln वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यहाँ चेंज कर दें। देखो बच्चों इस वाले को चेंज कर दो, ln को लॉग में चेंज ले लो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी कर लीजिए। इस फार्मूले पे अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा
क्योंकि सॉल्व करना आसान रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ बहुत अच्छा नहीं आता है, तो आप इसे हमेशा ln को log में चेंज कर लिया करो। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये जगह डेल्टा जी नाट इजकल टू -2.303, आर की वैल्यू आपके पास ये है ही है 8.314, टी की वैल्यू है 300, ठीक है, और log ये हो जाएगा आपका के, और के जो है आपका दिया है 2 × 10⁻13, ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसको आप रख लीजिए 2 × 10⁻13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये log a क्या लिखा है, log a × b, log a + b हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करिएगा तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करिएगा, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ लिखा होगा log a लिखा है 2 × 10⁻13 है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। जो ये लिखा हुआ है यहाँ लिखा है log 2 × 10⁻13, ये दिया है, ये क्या लिखा है log a × b, log a + log b करके सॉल्व करेंगे। तो इसको पूरा सॉल्व करिए, तो इसको अब आसान हो जाएगा आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इसकी वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो 7.64 10⁻4 के आसपास आएगा। सॉल्व करिएगा, -7.64 × 10⁻4 हो जाएगा। और डेल्टा जी है तो यूनिट आप लिख सकते हैं जूल पर मोल्स। तो ये बुक में देखेगा, तो ये आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करके नहीं पूछा था, इतने ही खाली पूछा था नीट 2020 में। आप सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आपको ln को log के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो मैंने आपको log के फॉर्म में बता दिया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बताते हैं। तो बच्चों ये भी जो है अभी जो कराया था एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो प्रॉब्लम नंबर 7.10 है, यानी 7.10 वाला है, अभी 11 मैंने कराया है। इसको भी लगे हाथ करा देता हूँ, बुक में है, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो सिंपल सा फार्मूला है, देखिए क्या लिखा है, दी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नाट। देखो साफ साफ डेल्टा जी नाट कह रहा है, तो इसका मतलब ये कहानी इक्विलिब्रियम पे ही है, क्योंकि आपका फार्मूला था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नाट प्लस आर एन प्लस आर टी एल एन के, अभी पढ़ाया। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा जी नाट पूछ रहा है, फिर वही फार्मूला। तो आपके पास फार्मूला कौन सा है, अभी जो बताया हूँ, डेल्टा जी नाट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। लेकिन इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला ना कि आप जो है अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इसको जो आपके के सी है या के है, इसको आपको लॉग के फॉर्म में चेंज कर लो। तो डेल्टा जी नाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये चेंज हो जाएगी 2.303 आर टी, ये हो जाएगा लॉग के सी। अब इसमें कर लीजिए, पूछा क्या है आपको बताना है, डेल्टा जी की वैल्यू आपकी दिया है, आपसे पूछा है के सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी ये वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 13.8, किस में है, किलो जूल में है, तो इसको जूल में चेंज कर लो, ये जूल में हो जाएगा, माइनस 2.303, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314, टी की वैल्यू 298, ये हो गया, और लॉग के सी। तो क्या करना होगा, इसका पूरा मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना होगा, तो आपका हो जाएगा लॉग के सी इक्वल टू ये वैल्यू, ये 3.8 है, एक यहाँ दे दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये आगे बचेगा 2 0, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, पूरा पॉइंट को हटा दिया तो ये पॉइंट हट गया, यहाँ 10⁻3 है तो 2 बचेगा, आप ये लिख जाएगा। इसको डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे से, तो 2.303 8.314 इंटू 298, ये साइन माइनस है तो माइनस में रहेगी। अब इसको पूरा आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों इसको जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो 3800 माइनस में है, इसका पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब करीब होता है 57, इसका आता है 5705 पॉइंट समथिंग, ठीक है, करके देखेगा, समथिंग 8 होता है ये, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपको सॉल्व करना होगा। अरे इसको सॉल्व करिएगा, इसे डिवाइड करिएगा। अब जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस में आएगी। 13,800 को डिवाइड करते हैं 5705.8 से, तो इसकी वैल्यू आती है, इसकी जो वैल्यू होगी एनसीईआरटी बुक में दिया है -2.48 के आसपास आती है, 2.418 के आसपास ये दिया है। अभी तो आपकी इसके आंसर आई नहीं, क्योंकि लॉग क्या लिखा है, के सी, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग्स।
तो जब एंटी लॉग लेने मैंने सिखाया था, याद करिए, एक बार मैं फिर सिखा देता हूँ, एंटी लॉग लेना है। तो अगर एंटी लॉग लेने से पहले आपको जानिए कि अगर निगेटिव वैल्यू है, आगे अगर निगेटिव में है, ठीक है, जैसे मान लो इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग कैसी लिखा है, एक बार मैं फिर सिखा देता हूँ, -2.4 है, तो इसका एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग, एंटी माने अपोजिट्स, तो जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ बचेगा केसी। मैंने आपको बताया था तरीका कि अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो पूरे का होल नंबर बना लो। तो कितना लिखा है, -2.4, तो ये तो पॉइंट में है, होल नंबर क्या होगा, होल नंबर 3 हो जाएगा, किसमें, माइनस में। तो ये हमने लिख लिया -3। अब यही वैल्यू हमें लाना भी है, तो कितना इसमें जोड़ दें, अगर हम इसमें +0.6 जोड़ दें तो ऊपर वाले जो लिखा वो नीचे भी लिखा है। सेम चीज़ वही लिखना होता है, जो ऊपर होता है वही नीचे भी लिखना होता है, लेकिन जब माइनस में हो, साथ में पॉइंट हो, तो ये वाले को आपको पूरा होल नंबर बनाना होगा और प्लस कुछ लगाना होगा। तो पूरे का 2.4 है, इसका आगे होल नंबर आता है 3, तो हमने इसको पूरा 3 कह दिया, और इस 3 में +0.6 जोड़ दिया तो ऊपर ही लिखा है। अब इसका एंटी लॉग का तरीका ये होता है, जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो पावर में जाती है, तो आगे वैल्यू 10 के पावर जाएगी साइन के साथ, तो कितना है, चली गई -3, और जो यहाँ पे प्लस लिखा होता है इसके आगे मल्टीप्लाई करना होता है, जब एंटी लॉग लेना होता है तब। तो ये हो जाता है प्लस का, ये प्लस है तो ये इंटू हो गया। अब आपको पढ़ाया था 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 का एंटी लॉग तक बताया था मैंने। 0.6 का एंटी लॉग हमने आपको बताया था 3.8 समथिंग। मैंने कहा था तरीका है, जैसे कोई चीज़ वैल्यू बड़ी हो, जैसे 6 है तो उसमें से समथिंग 2 घटा दो तो कितना आएगा, 4। लेकिन एग्जैक्ट अगर वैल्यू लिखना होगा, मैंने आपको बताया था, तो एक चार्ट बना के लिख दिया था। तो मैंने कहा था 0.6 के जो वैल्यू होती है 3.8। अब इसकी सही लिखेंगे तो ये आगे जो वैल्यू आगे लिख दो तो 3.8 हो जाएगा और 10 के पावर -3 हो जाएगा। मैंने आपको बच्चों एंटी लॉग के बारे में बताया था कैसे निकालना होता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट बहुत है, दोनों एनसीईआरटी बुक का है, जिसमें बुक में प्रॉब्लम दी होती है, पिंक कलर का लिखा रहता है, वही है। अभी इससे पहले जो कराया था वो भी बुक में पिंक कलर की प्रॉब्लम लिखी होती, नीट 2020 का सवाल था, सॉल्व भी नहीं करना था। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे बच्चों मैं आगे बताता हूँ। तो बच्चों अभी जो है आपको मैंने ये प्रूव किया, अब इस प्रूफ को जो है आगे बढ़ाते हैं। 2016 नीट में सवाल आया था, तो इसी को आगे चलते हैं। तो अभी आप तक यहाँ पहुँचे थे कि डेल्टा जी नॉट इजकल टू -RT ln K या ln KC, के कह सकते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कह सकते हैं, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि हम इसको जो है ln K लिख लें और ये क्या लिख लें, डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई RT, और ये डिवाइड कर दिया। यहाँ तक तो आपको पता हो गया हमने क्या किया, ln को रोक लिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, साइन के साथ डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग्स, तो एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग या ln हट जाती है, तो क्या हो जाएगा k, और ये पूरा वैल्यू एक वैल्यू होती है e, जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल्स, और ये पूरा उसी पावर चली जाएगी, तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT हो जाती है। ये पूरा वैल्यू एक्सपोनेंशियल e के पावर साइन के साथ चली जाती है। यहाँ तक पता हो गया। इस पे सवाल था, नीट 2016 की सवाल थी, यहाँ लिख देता हूँ ये क्वेश्चंस। और मेरे बच्चों इसको प्यार से देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आपका कहानी थी डेल्टा जी की, अभी आपको मैंने क्या बताया कि इफ़ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0, यानी इसका मतलब निगेटिव हो जाए। तो अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव करना चाहते हैं तो माइनस डेल्टा जी RT की वैल्यू क्या हो जाए, तो ये वैल्यू हो जाए पॉजिटिव। यहाँ भी कह सकते हैं माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू आपकी आ जाए पॉजिटिव। एक तरीका ये है, अगर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए
यहाँ की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव हो जाए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के फॉर्म में। अरे ई की वैल्यू जब ये पॉजिटिव पूरी वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ये है वैल्यू पूरा ई के पावर माइनस डेल्टा जी अपान आर टी की वैल्यू किस पे, पॉजिटिव का मतलब हमने कहा ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब माइनस डेल्टा जी आर टी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए। अगर हम इस पूरी वैल्यू को साइन के साथ पॉजिटिव करते हैं, इसका मतलब कि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव का मतलब 1 से ज़्यादा हो जाए। और अगर कोई वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो सवाल आया था, सवाल कहाँ पे था, सवाल था यहाँ से और सवाल था यहाँ से। क्या था, कह रहा था कि कोई सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया था ये, जो उसकी ई नाट की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका डेल्टा जी और के की वैल्यू क्या होना चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तब क्या होगा। तो चलो ये पॉइंट आपका हम एक बार क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर इतनी चीज़ें लिखी हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, पूरे का मतलब क्या समझेंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ तीर लगा के लिख सकते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अभी पढ़ा है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। किधर जाएगी, तो कहेंगे रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आगे इसका मतलब दैट इज रिएक्शंस प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। इसका मतलब ये रिएक्शंस किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। आपको पहले मैं इस पे नीट 2016 का क्वेश्चंस करा देता हूं ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। तो ये रहा सवाल, कह रहा है कि ये क्वेश्चन है नीट 2016 का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, लेकिन ये पॉइंट और दोनों पॉइंट कॉमन होता है। बच्चों कह रहा है इफ़ दी ई नाट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज़ ए निगेटिव वैल्यू, कोई ई नाट की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नाट एंड के इक्विलिब्रियम्स। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ऊपर, फिर इसको मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि डेल्टा जी नाट की वैल्यू ग्रेटर है तो के की वैल्यू लेस देन है 1 से, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन है 1 से। दूसरी बात कह रहा है कि अगर डेल्टा जी नाट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तीसरी बात कह रहा है कि अगर डेल्टा जी नाट की वैल्यू, तीसरा बात है डेल्टा जी नाट की वैल्यू 1 से कम है और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये बात आपका प्रूव हो गया है, तो यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि डेल्टा जी नाट की वैल्यू भी 1 से कम है और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी 1 से कम है। और देखते हैं अगर आपका ई नाट की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो फार्मूला होगा ये है डेल्टा जी नाट इजकल टू माइनस, पढ़ाया था ना, माइनस एन ई नाट एफ, ये है। तो इसका मतलब आपकी अगर ई नाट वैल्यू निगेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा जी नाट की वैल्यू भी निगेटिव है। ये लाइन बोला है, कह रहा है कि इफ़ ई नाट ऑफ ए गिवन रिएक्शंस इज ए गिवन निगेटिव गिवन वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशंस फॉर सिव ऑफ द, ये तो आपका डेल्टा जी और इसमें आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, अगर हमारी ई की नाट की वैल्यू 0 है, निगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा जी नाट की वैल्यू भी निगेटिव है। तो डेल्टा जी नाट की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव आएगी तो निगेटिव का मतलब क्या, लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो आपके सामने क्या है, के की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए।
ये रहा। आओ देखते हैं एक फार्मूला। आप याद करेंगे तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक फार्मूला पढ़ाया था, किसमें, नस्ट इक्वेशंस में। तो नस्ट इक्वेशन से भी इस फार्मूले को आप देख सकते हैं, या अभी आपके फार्मूला इसी देख लीजिए। ये देखिए, डेल्टा जी नाट इजकल टू माइनस 2.303 RT ln log K या log KC, ये रहा। अच्छा ये बताओ, अगर डेल्टा जी नाट की वैल्यू ये है और ये रिलेशंस है, तो अगर आपको बताना है, अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू 1 से कम है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, आपको यहाँ पे कंपेयर करना होगा 0 से, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू अगर मान लो ये है आपका 0 से कम, मीन्स निगेटिव है। यहाँ मैं फिर से एक बार फिर से समझा देता हूँ। अभी आपको क्या बताया कि कह रहा है ई सेल ऑफ द रिएक्शंस इन गिवन हैज़ द निगेटिव वैल्यू, कोई ई नाट वैल्यू निगेटिव है। तो अगर किसी की ई नाट वैल्यू निगेटिव होती है, हमने पढ़ाया था 3 तरीके से, ई नाट वैल्यू निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ई नाट वैल्यू पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी सेल में आराम से एनर्जी है, काम होती रहेगी, फ्री गिफ्ट एनर्जी है। और अगर आपका ई नाट वैल्यू 0 हो गई तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर किसी रिएक्शंस की ई नाट वैल्यू कह रहा है निगेटिव है, अगर इस फार्मूले पे रखेंगे तो ये निगेटिव है, नहीं तो डेल्टा जी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन गिब्स एनर्जी से हमें कह रहा है आपको रिलेशंस बताना है, तो रिलेशन हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हमारा कोई रिलेशन स्पॉन्टेनियस होगी, इसका मतलब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम स्पॉन्टेनियस माने कि हमारी निगेटिव लेस देन 0 है, तो के की वैल्यू क्या होगी, चेक कर लो, ये रहा। अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, तो इस फार्मूले में रखिए। तो अगर आप फार्मूले तो क्या आएगा, आपकी डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, तो आपका रिलेशन देखिए, रिलेशंस मतलब क्या कि अगर आप डेल्टा जी रखते हैं, पूरे फार्मूले को आप डिवाइड कर देते हैं। अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू नहीं रखते हैं, ऐसे देखते हैं, चलो ऐसे देखते हैं, हमने रखा 2.303 RT log K। अच्छा ये बताओ, यहाँ log K होगी, K की वैल्यू समथिंग होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 10 होगी, 1000 होगा, 2000, कुछ भी होगा। यहाँ आप रखिए, जहाँ जहाँ रखेंगे log K की वैल्यू, यानी इसका मतलब हम यहाँ पे अपने आप बोल रहे हैं कि चलो हमें डेल्टा जी की वैल्यू हमें नहीं पता है, नहीं मालूम है, हम K की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 1 से ज़्यादा। ये तो यहाँ log KC वैल्यू यानी K की वैल्यू 1 से ज़्यादा कितना हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। यहाँ रखो, हमने रखा log, यहाँ पे 4 रखा, के बराबर 1 से ज़्यादा मतलब 4 रखा, तो log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के पावर 2, यानी 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 होगा। पूरे के सॉल्व करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, आप बताओ, पूरे सॉल्व करो वैल्यू किस में आएगी आपकी, निगेटिव में आएगी मेरे भाई। अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखते हैं, चाहे दिन रख लीजिए, 2, 4, 5, 6, 10, 50, 15, 100, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी रखेंगे, यानी 1 से ज़्यादा रख लीजिए, तो आप 1 से रखेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब भी निगेटिव में आएगी। यानी इसका मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू हमारी किस में आएगी, निगेटिव, अगर हम के की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखते हैं। और ये वाला मैंने अभी प्रूव किया, ऐसे रिएक्शन क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस। नहीं समझ पाया, हमने डेल्टा जी की वैल्यू हमने हटा दिया, अभी रखे नहीं, हमने डायरेक्ट माना के की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखते हैं, 1 से ज़्यादा हमने रखा। आप रख के देख लीजिए, log के जगह कुछ भी रख, जहाँ पे log KC है, KC जगह पे आप 1 से ज़्यादा रख लीजिए, यानी 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 50 रख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए आपको डेल्टा के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू ये जो है, ये है यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है 0 से कम होना चाहिए, ये तो आपका ये हो जाएगा। इसी पॉइंट को मैं अब चेंज करता हूँ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, ये आपका नीट का सवाल था, इसको हम मिटा देते हैं, अगला पॉइंट इसी में ऐड करते हैं। तो यानी यहाँ का पॉइंट था कि ये पूरा पॉइंट का मतलब क्या है, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शंस प्रोसीड इन किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, या इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जो अभी आपको ऊपर बताया हूँ। तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। पॉइंट को हम चेंज करते हैं, इफ़ पॉइंट नंबर ये आपका फर्स्ट हो गया, पॉइंट नंबर हम सेकंड बोल रहे हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि अगर इसी चीज़ को हम पलट दें, क्या कह दें, इफ़ डेल्टा जी की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए। अगर आपको यही चीज़ें हैं
कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो आपकी ये वैल्यू आई थी क्या, ये माइनस डेल्टा जी आर टी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निगेटिव। माइनस डेल्टा जी अपान आर टी की वैल्यू अब पॉजिटिव ना आए, क्या है, निगेटिव। अगर इसका मतलब क्या होगा कि ई के पावर डेल्टा जी अपान आर टी की वैल्यू अब लेस देन 1 हो जाएगी। अगर कोई चीज़ लेस देन 1 होती है तो इसका मतलब के की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इतना पूरा पॉइंट्स। इसके लिए क्या बोलेंगे, ये तो ऊपर के लिए पॉइंट हो गया। अब ये रिएक्शन ऊपर वाला क्या था, स्पॉन्टेनियस, तो नीचे वाला कैसा होगा, तो कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी क्या, नहीं, जो बनी हुई चीज़ें थी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहेंगे रिएक्शंस प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो रिएक्शन किस में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो ये एनसीईआरटी में 2 पॉइंट था, या इसी बीच नीचे वाले को बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो होगी, जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में बहुत कम चेंज होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। या इसका उल्टा बोल सकते हैं कि बना हुआ प्रोडक्ट सब किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट में हो जाएगा। ये दोनों का मतलब यही है, आपको ऑप्शन से देखना होगा कि ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपकी एनसीईआरटी की थी और इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि मैंने इस पर सब डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये रहा यहीं तक। अब आगे बताते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे इफ़ेक्ट करेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम इफ़ेक्ट के लिए। आपके साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ली चिटेरियल प्रिंसिपल्स। ली चिटेरियल प्रिंसिपल ने जो है इसको बताए थे कि इक्विलिब्रियम कैसे इफ़ेक्ट होती है। कई जगह मैंने बताया, इक्विलिब्रियम की चीज़ें आपको बहुत जगह मिली होगी, सॉल्यूशंस में मिली थी। जब आपको सॉल्यूशंस बना रहे थे, चीनी डाल रहे थे, तो वो क्रिस्टल्स बन के आता था, क्रिस्टलाइजेशन था, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया था। एक्सो और इंडोथर्मिक कहानी थी। तो इनका यूज कई जगह है। आपको अभी मैंने पढ़ाया था पी ब्लॉक में अमोनिया बनाया था, N2+3H2 2NH3। तो वहाँ भी ली चिटेरियल प्रिंसिपल का यूज हुआ था कि अमोनिया ज़्यादा बनाना है, अगर रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाना चाहती है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए। तो अब आते हैं, हेडिंग लिखो, फैक्टर इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका मतलब कौन कौन सा फैक्टर जो होता है इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा। तो इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ली चिटेरियल प्रिंसिपल्स। तो लिख लो, स्पेलिंग देख लेना, ली चिटेरियल प्रिंसिपल, ली चिटेरियल प्रिंसिपल, ये रहा। इसको हिंदी में बोलते हैं ला सातालीय प्रिंसिपल या ला सातालीय जो है रूल। क्या है भाई, जाहिर सी बात है, कोई रिएक्शंस होगा तो उस रिएक्शंस में अगर वो इक्विलिब्रियम बनी है, जैसे मान लो H2 है और N2 है, अमोनिया बनती है, यानी 3H2 N2 + 2NH3 बनता है, अमोनिया बन जाता है। तो रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगी। एक कंडीशन ऐसी आई होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो इस इक्विलिब्रियम को आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो क्या कर दिया जाए, उस इक्विलिब्रियम को स्ट्रेस करो। स्ट्रेस का मतलब उस पर कंसंट्रेशंस बढ़ा दो, तो जो बनी हुई इक्विलिब्रियम है वो इफ़ेक्ट कर जाएगी। पहले कुछ भी देखो, जैसे मान लो आप ही हैं, कोई बच्चा आराम से, कुछ लोग बैठे हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो पहले कुछ देर तक तो मिनिमाइज़ करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चलो हटाओ, इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है बार बार कोई डिस्टर्ब करता है, बार बार परेशान करता है, तो आप क्या कहेंगे, या तो उठ के भाग जाएं या तो गुस्से में उसी को उठा के पटक दें। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो ये रूल होती है कि अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो सेम चीज़ें होती हैं, कोई रिएक्शंस होती है और उस रिएक्शंस को अगर कोई डिस्टर्ब करें
जैसे मान लो N2 है, 3H2 है, तो ये आपका बन गया अमोनिया, 2NH3 बन गया। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट टूट टूट के प्रोडक्ट बनती रही होगी। एक कंडीशन ऐसी आई होगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गया। अब आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तभी कर पाएंगे आप इसके कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, इस पे प्रेशर लगा दीजिए, इस पे टेम्परेचर लगा दीजिए, तो इस पे आप इनर्ट गैस लगा दीजिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगी। तो अगर इस रिएक्शंस पे अगर आप स्ट्रेस डालेंगे तो पहले रिएक्शंस क्या करेगी, ये रिएक्शन चाहेगी कि जहाँ से स्ट्रेस आ रहा है उसे मिनिमाइज कर दिया जाए। जैसे मान लो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि कहीं आप कुछ लोग बैठे हैं और कोई लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, तो आदमी सोचता है इग्नोर कर देता है, मिनिमाइज करना चाहता है, लेकिन स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो जाए तो आदमी क्या करेगा, भाग जाएगा, या तो इधर भाग जाए या तो इधर भाग जाए। तो सेम रिएक्शंस में यही होती है कि रिएक्शंस में अगर स्ट्रेस पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ती है, तो ये रिएक्शंस पहले इफेक्ट को मिनिमाइज करना चाहती है, लेकिन अगर इफेक्ट ज़्यादा आता है तो या तो रिएक्शन इधर चली जाएगी या रिएक्शंस इधर आ जाएगी। इसी को बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चली गई या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चली गई। तो ये चीज़ें पहले आप इनका रूल समझ लीजिए, किसका, लिचिटेरियल साहब ने क्या बताया था। तो लिचिटेरियल साहब को जो है इनके रूल्स को पहले लिख लो, फिर आगे जो है बताते हैं कि क्या। बच्चों जो मैंने अभी बोला था वो सेम चीज़ें जो है इंग्लिश में लिखी हुई है। लिचिटेरियल प्रिंसिपल का मतलब जो है ये नीचे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये किस पे अप्लीकेबल हो, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम देखो या केमिकल में देखो, तो दोनों एप्लीकेबल होते हैं। इन्होंने बोला क्या है, इंग्लिश में जो लिखा है एनसीईआरटी लैंग्वेज में क्या लिखा है, इट स्टेट दैट ये चेंज इन एनी फैक्टर। सही बात है, कह रहे हैं इनका जो स्टेट है, अगर कोई फैक्टर आप चेंज करते हैं, और फैक्टर क्या हो सकता है अभी मैं नीचे आपको बताएंगे। हमारी यहाँ ट्रिक है, चाहो तो लिख लो। ट्रिक क्या है, इक्विलिब्रियम ठीक है इज अफेक्टेड बाई, जैसे CPMT होता है, पहले होता नहीं था CPMT ऐसे, तो आप CPMT लिखो, CPMT का M हटा के आप यहाँ I जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा CPTI। तो CPTI यानी इक्विलिब्रियम जो है इफेक्टेड होती है किसके द्वारा, CPTI से। C क्या है, C है कंसंट्रेशंस यानी मोल अपॉन लीटर की बात। P क्या है, प्रेशर्स। T क्या है, टेम्परेचर। I क्या है, इनर्ट गैस। ठीक है, ये जो I वाला है अगर ना दिख रहा होगा बच्चों तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। I क्या है, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस यानी नोबल गैस की बात करते हैं। तो CPTI आपका ये हो जाएगा। पढ़ता हूँ इट स्टेट दैट ये चेंज इन एनी ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम will causes the system to change in such manner so as reduce or to contract the effect of the change। यानी अगर कोई भी फैक्टर आप जो है इक्विलिब्रियम पे डालेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगी, पहले उस इफ़ेक्ट को मिनिमम करना चाहेगी, यानी मिनिमाइज करना चाहेगी। अगर इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेगा तो फिर उसका चेंज दिखेगा। यही तो मैं भी बोला हूँ सिंपल भाषा में। 4 लोग बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, कोई आके छोटा सा बच्चा उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले वो लोग क्या करेंगे कि मिनिमाइज कर देते हैं उसका इफेक्ट, हटाओ यार बच्चा है कोई दिक्कत, मिनिमाइज कर दिया। लेकिन अगर वो बार बार इफेक्ट डालता रहेगा तो जो लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, चाहे इधर भाग जाएंगे चाहे इधर भाग जाएंगे। यानी इसका मतलब है इक्विलिब्रियम जो थी उस पर इफेक्ट आ गई। यही चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में बताया है। अब आपकी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से ट्रिक से कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कौन करेगा। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है CPMT का M हटाइए, वहाँ I लगा दीजिए। क्या हो सकता है, C का मतलब कंसंट्रेशंस,
P का मतलब होता है प्रेशर, T का मतलब होता है टेम्परेचर और I का मतलब होता है इनर्ट गैस। यही एनसीईआरटी बुक में जाते हैं बच्चों, तो ये चारों चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये लाइन लिखा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले सी को डिस्कस करता हूँ। तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट होने जा रही है सबसे पहले कंसंट्रेशन से, तो इसको और डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। सी को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज बच्चों बहुत सिंपल तरीका है। कंसंट्रेशंस का मतलब होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में मोल अपान लीटर को चेंज कर दो, या तो ऐड कर दो या तो निकाल दो, यही चीज़ होती है। तो लिख सकते हैं इन जनरल, एनसीईआरटी लाइन है, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाई, इन जनरल equilibrium is disturbed by एडिंग, क्या ऐड कर दीजिए, उसमें कुछ ऐड कर दीजिए या एडिशंस कर दीजिए। डिस्टर्ब बाय द एडिशंस आर रिमूवल बाय द एडिशंस कह दो, additions are removal of the products या रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए या उसमें से रिमूव कर दीजिए, सिंपल तरीके से आप। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो ये है H2 प्लस है I2, इससे रिएक्शंस होगा तो क्या बना होगा आपका 2HI। आपसे कहा जाए इस रिएक्शंस की पहले से QC दिया हो, मान लो इसका QC गिवन है आपको, सॉरी KC गिवन है, QC रिएक्शंस क्वांटेंट आपको निकालना है, ये निकालना है। और ऐसा मैं क्या कर दूं कि रिएक्शंस हमारी फॉरवर्ड चली जाए। तो सिंपल तरीके से कंसंट्रेशन समझते हो, मोल अपान लीटर। आप क्या करिए, देखो अगर आप H2 या I2 आपने लिया था, मान लो एक मोल अपान लीटर लिया, यानी 1/m, ऐसे लिख सकते हैं। मोल अपान लीटर का मतलब होता है 1m, या इसको कह सकते हैं 1 मोल अपान लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने मान लो ये 1m लिया, शुरुआत में ये 0,0, इसके धीरे धीरे टूटना स्टार्ट किया होगा, तो मान लो 0.1 टूट गई, फिर 0.2, 0.3 होती गई, एक कंडीशन आएगा इक्विलिब्रियम आ गई। तो ये इक्विलिब्रियम यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गई। अब अगर मान लो इक्विलिब्रियम में है, ये कंडीशन है, अब क्या करना चाहेंगे, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना, तो इसमें क्या करो, इसमें आप कंसंट्रेशन पढ़ लो, ये रिएक्शंस हुई होगी आराम से, इक्विलिब्रियम में बनी होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे डिस्टर्ब करो, तो डिस्टर्ब क्या होगा, इसमें आप H2 या I2 डाल दो। जैसे इसमें डालेंगे रिएक्शन में खलबली मच जाएगी, रिएक्शंस होने लगेगी, यानी जो इक्विलिब्रियम बनी थी वो डिस्टर्ब हो गई, नया इक्विलिब्रियम अब जनरेट होगी। फिर उसके बाद रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट में जाएगी, फिर नया कंडीशन आएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट बराबर हो जाएगी, लेकिन आपने ऐड किया है ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। ऐसा हो सकता है जो बना हो चाहे उसे निकाल लो, तो निकालते रहेंगे, प्रोडक्ट जाती रहेगी। चलो ऐसा कर दें, हम HI डाल देते हैं, तो HI डालेंगे क्या होगा, अब ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन किधर आएगी, टूट के इधर आएगी। तो यानी पहले से इक्विलिब्रियम बनी थी, अब ये टूट के ये बनने लगी, फिर एक कुछ देर के बाद फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगी। यानी इसका मतलब सिंपल तरीके से है कि आप जो है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो गांव में तुम ले गए गेहूँ पिसाने के लिए,
तो जब गेहूँ पिसाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उसे मशीन में डाल देते हैं और नीचे पैजामा लगा रहता है। मान लो तुम गेहूँ उसमें डालें और पैजामा से आपको क्या करेंगे, आराम से निकाल रहे हैं, वो निकलते जा रहा है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड तरफ। मान लो पैजामा को पकड़ लो, खूब मजबूती से पकड़े रहो, तो अब पैजामा में कंसंट्रेट बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फिर उल्टे उल्टे मशीन में चली जाएगी। तो इसका मतलब जिधर कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसके अपोजिट में फॉरवर्ड रिएक्शंस जाएगी, यानी उसके अपोजिट में इक्विलिब्रियम जाती है। जैसे आपने H2I2 बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम इसके अपोजिट जाएगी, आपने इसको आगे बढ़ा दिया तो इसको इधर जाएगी। सिंपल तरीके से मान लो यार, तुम्हारे घर में नल लगा है, नाली बनी है, तो जैसे जैसे आप जो है नल से पानी निकालेंगे, यानी खूब पानी निकलेगा और नाली में जाएगा, जाता रहेगा। तो अभी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रही है, नाली को चोक कर दो, ब्लॉक कर दो, तो रिएक्शन किधर हो जाएगी, आपके उल्टे तुम्हारे घर में ना तुम्हारे नल में पानी आने लगेगी। इसका मतलब है सिंपल तरीके से जिस रिएक्शंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट जाता है। ये सिंपल भाषा में, अगर ये बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इधर जाएगी, या ये निकालते रहिए, अगर आप इधर बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम इधर आ जाएगी। अब आपका सवाल है कि अगर हम क्या कर दें, तो निकालते हैं इसको। मान लो उसमें टूट के मान लो बना होगा, मान लो ये x हो गया, टूटा होगा तो ये 1 - m हो जाएगा, और ये 1 - x हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ठीक है, अब आप उसमें कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, डाल देंगे तो कुछ बनेगी। हम चलो इसको देखते हैं, ये मैं सिंपल बताया कि ये कहानी अब ये जो बनेगी किस पे होगी, I2 इक्विलिब्रियम पे। चलो मैं वैल्यू कुछ नहीं मान रहे हैं, ना 1 मोल ना कुछ मान रहे हैं, इसको मैंने आपको बताया कि ऐसे मान के लगाया जाता है। चलो हम देखते हैं QC निकालने के लिए। हमने सिंपल कहा QC वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे HI का कंसंट्रेशन जो भी इक्विलिब्रियम पाएगी रख देना, और अपान H2 कंसंट्रेशंस, और क्या होगा I2 कंसंट्रेशंस, ये होगा। अच्छा बच्चों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था कि KC ग्रेटर हो जाए QC से, यानी आप जो QC निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या ही आए, कम आए। तो ये तीर उठाइए, इसमें डंडा पहना दीजिए, डंडा पहना दिया तो रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगर H2 + I है 2HI है, हमें रिएक्शंस को फॉरवर्ड ले जाना है, तो सिंपल भाषा में आप क्या कहेंगे, H2 हो या I2 की दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। एक की बढ़ाओगे तब भी फॉरवर्ड जाएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड लाना चाहते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। आपको मान लो कुछ नहीं पता है, ऐसे मान लो दिया है कि आप QC निकालना है, तो कहेंगे भैया जो वैल्यू दी रही होगी उसको इक्विलिब्रियम बनाओ, इक्विलिब्रियम पे अगर फार्मूला लिखना है QC का तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखिए, और जो इक्विलिब्रियम पे यहाँ वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रख लेना। अगर वैल्यू नहीं दिया है तो जनरल दिमाग से लगा के सॉल्व करें। दिमाग से मतलब क्या, हमने QC रख दिया, अब आपका वैल्यू पहले इस रिएक्शन में KC दिया है, तो आप क्या कहेंगे, जो पहले KC दिया है और जो हम निकाल रहे हैं हमारी वैल्यू कम आए, यानी जो KC दिया है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो KC की वैल्यू अगर QC से ज़्यादा होगी, यानी हम सॉल्व करके निकालें वो कम आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। NCERT बुक में जाएंगे, एक एग्जाम्पल और मिलेगा बच्चों, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, तोड़ेंगे तो उससे रिएक्शंस होती है, यानी टूटती रहती है। टूटेगी तो क्या बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये अच्छी तरीके से आप भी जानते हैं कि कोई रिएक्शंस अगर सॉलिड में है, किसी की अगर वैल्यू सॉलिड में है तो उसमें हम आप कंसंट्रेशंस नहीं पढ़ते हैं, QC नहीं देखते हैं। तो ये पॉइंट आप NCERT का है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होती है, इसे अगर आप गर्म कर देते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड में हम आपको पढ़ाए थे मोस्ट डिफ्यूज स्टेट कौन होती है, गैस छोड़ दिया, उतने अमाउंट लिक्विड और उतने अमाउंट सॉलिड, तो सबसे ज़्यादा फैलने वाली चीज़ होती है वो गैस होती है। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए हम इसमें QC और KC नहीं पढ़ेंगे। तो इसका अगर निकालेंगे QC या KC तो क्या निकालेंगे,
मान लो इस रिएक्शन में Kc दिया है, पहले से गिवन हो, तो Qc निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो Qc इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस, और ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 होती है, तो यह रहेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है तो अब क्या कहेंगे, जो मेरी Qc निकल के आए वो वैल्यू क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे भी Kc की वैल्यू ज़्यादा हो, जो पहले से दिया हो, Qc वैल्यू हो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। तो एनसीईआरटी बुक में जाएंगे कि अगर आप रिएक्शंस कंटिन्यू अगर कैसा होना चाहते हैं, मूव चाहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, तो इस रिएक्शन का भी Qc क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, और Kc ज़्यादा होना चाहिए, Qc कम होना चाहिए। अगर आप इसमें आप डालेंगे रिएक्टेंट को, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें रिएक्टेंट हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ सॉलिड PCl5 एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट इफेक्टेड बाई, इज नॉट इफेक्टेड, लाइन लिखा हुआ, इज नॉट इफेक्टेड बाई एडिंग ऑफ PCl5 या कैल्शियम कार्बोनेट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सॉलिड है। ऐसे PCl5 अगर सॉलिड में ले लीजिए, अगर आप PCl5 है और ये भी किस में है, सॉलिड में है, को तोड़ दीजिए, PCl3 प्लस Cl2 बन जाए। अगर ये भी सॉलिड है और ये गैस बनती है, तो अगर इस रिएक्शन में अगर आप ऐड करते हैं PCl5 तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस रिएक्शन में अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं तो नहीं फ़र्क पड़ेगी। सॉलिड में अगर ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ती, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 1 होता है, एक ही होता है। तो आप सवाल था, एनसीईआरटी का लाइन था कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कर रहे हैं कौन कौन को, PCl5 को या CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं PCl5 भी, और साथ में इसमें PCl5 ऐड कर रहे हैं, इससे हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगी, तो कहेंगे रिएक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉलिड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों इसे नोट कर लो। अब आती है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो बच्चों अभी जो है इफ़ेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम चल ही रही है, आपको कंसंट्रेशन पढ़ा दिया, P यानी प्रेशर, टेम्परेचर और इनर्ट गैस पढ़ाएंगे। लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अगले लेक्चर में इसको देना चाहता हूँ। तो आपको ये लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी, आगे इसके आपको प्रेशर मिलेगा, टेम्परेचर, इनर्ट गैस।